students, good morning. Today I will teach you the chapter Agriculture of class 10th. बच्चों, आज हम आप लोगों को क्लास 10th के ज्योग्राफी का जो आपका 4th चैप्टर एग्रीकल्चर है उसी को पढ़ाएंगे। एग्रीकल्चर मीन्स क्या होता है बच्चों, आप लोग परिचित ही हो इस शब्द से। चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पे हम सारे लोग, चाहे शहरों में रहने वाले लोग हों या गांवों में रहने वाले लोग हों, सब लोग डायरेक्टली या और इनडायरेक्टली रूप में इससे कृषि से संबंधित होते हैं, नहीं उस पर डिपेंड होते हैं। अब एक चीज जानेंगे कि जो एग्रीकल्चर होता है वह किस सेक्टर में आता है। बच्चों, एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो होती है वह प्राइमरी सेक्टर में आती है और यह हमको एग्रीकल्चर के द्वारा हमको फूड मिलता है और जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होते हैं उनके लिए रॉ मटेरियल मिलता है। अब ये जानेंगे कि जो एग्रीकल्चर का जो कार्य होता है वह अपने देश में यानी इंडिया में स्टेट टू स्टेट डिफर होता है। कैसे डिफर होता है? जैसे अगर हम डेवलपमेंट के आधार पर देखते हैं तो पंजाब और हरियाणा कृषि के मामले में सबसे आगे है। वहाँ पे गेहूं का उत्पादन यानी व्हीट का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर होता है और वहीं पे अगर हमें देखते हैं झारखंड या अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यों में देखते हैं तो वहाँ पे जो कल्टीवेशन का कार्य है वह बहुत पिछड़ा हुआ है। और इस कल्टीवेशन के यानी एग्रीकल्चर के पिछड़ेपन के कारण क्या क्या है, यानी इसको प्रभावित करने वाले जो कारक फैक्टर्स कौन से हैं। देखो, कल्टीवेशन मेथड्स हैव बीन अफेक्टेड बाय, यानी जो कल्टीवेशन का तरीका होता है, यानी कृषि करने का जो तरीका होता है निम्नलिखित कारकों के द्वारा प्रभावित होता है। इसमें पहला है फिजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इसके बारे में बच्चों आप लोग जानते ही हो कि फिजिकल मीन्स क्या होता है। फिजिकल मीन्स होता है स्वरूप के तात्पर्य से है, यानी जो लैंड का भूभाग का जो स्वरूप होता है, जैसे कहीं पे पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं पे मैदानी भाग है, कहीं पे पठारी है और कहीं पर मरुस्थली है। तो इस तरह से इन सब स्वरूपों के आधार पर भी जो कल्टीवेशन का मेथड होता है वह प्रभावित होता है। एनवायरमेंटल का भी वही चीज है कि यानी वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ रेनफॉल की कैसी पोजीशन है, यानी इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। दूसरा है इकोनॉमिक फैक्टर्स, यानी हम अगर आर्थिक तौर पर मजबूत होते हैं तो हमारा जो कल्टीवेशन का जो तरीका होता है वह भी अच्छे तरीके से होता है। हम उन्नत बीजों का प्रयोग कर सकते हैं, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करते हैं और टेक्नोलॉजिकल तरीके से भी हम उन्नत किस्म के मेथड का प्रयोग करके जो है उसको और अच्छा बना सकते हैं। तीसरा है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी इकोनॉमिक कंडीशन अगर हमारी अच्छी होगी तब हम इसका प्रयोग कर सकेंगे। चौथा है इंस्टीट्यूशनल और सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। तो बच्चों, इस तरह से हम लोग जाने कि जो हमारे कल्टीवेशन मेथड्स के जो तरीके हैं उनको प्रभावित करने वाले कारक क्या है। पहला है फिजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, दूसरा है इकोनॉमिक फैक्टर्स, तीसरा है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स और चौथा है इंस्टीट्यूशनल और सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस। अब हमें जानेंगे कि हमारे देश में इंडिया में कितने प्रकार की कृषि का कार्य किया जाता है। पहला है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। बच्चों, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में आप लोग बहुत पहले जान चुके हो, बहुत पहले पढ़ चुके हो। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का जो कार्य होता है वह जो फॉरेस्ट एरियाज होते हैं, जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया या आपका सिक्किम, यानी जहाँ पे बहुत ज्यादा जंगल पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश हुआ, इन सब जगहों पर इस प्रकार की कृषि का कार्य किया जाता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? इसमें बच्चों किसी भी फॉरेस्ट में कोई जो है स्थान सिलेक्ट किया जाता है, जो कम्युनिटीज होती हैं, वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज होती हैं उस लैंड को सेलेक्ट करती हैं और वहाँ पे जितने भी वृक्ष होते हैं, ट्रीज होते हैं,
उनको काट के गिरा देते हैं और जो वनस्पतियां होती है, वेजिटेशन होते हैं, उसको बर्न कर देते हैं और वहीं पे जो प्रिमिटिव जो टूल्स होते हैं उसके द्वारा वहां पे गुड़ाई का कार्य करके कृषि कार्य करते हैं। और दूसरी विशेषता होती है कि यहाँ पे उसी प्रकार का बीजों का ये लोग प्रयोग करते हैं जो कि अधिक उत्पादन देता है और जिसको स्टोर करने में जो है ज्यादा सुविधा होती है, यानी बहुत दिनों तक जिसको स्टोर किया जा सकता है। तीसरी विशेषता होती है कि यहाँ की जो कृषि होती है वह पूरी तरह से रेनफॉल पर निर्भर होती है, डिपेंड होती है। और इसमें क्या होता है, जब वहाँ की जो प्रोडक्टिव जो वहाँ की जो मिट्टी जब खत्म हो जाती है, वहाँ की जो फर्टिलिटी खत्म हो जाती है उस स्थान की, तो ये लोग जो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज होती है वहाँ से हट करके दूसरे जगहों पर जाकर के कृषि कार्य करती हैं। तो इस तरह से बच्चों इस प्रकार की कृषि के बारे में आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी इसका नाम भी अलग अलग है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी इसको स्लैश और बर्न कल्टीवेशन भी कहा जाता है और एक नाम इसका और है झूम कल्टीवेशन, यानी इसको झूम कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। और एक विशेषता इसकी और होती है कि जो इसमें कार्य करने वाले लोग होते हैं वो फैमिली मेंबर्स ही होते हैं, यानी बाहर से यहाँ पे काम करने के लिए किसी को नहीं बुलाते हैं, बल्कि जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उन्हीं के द्वारा ये कार्य किया जाता है। और इसमें जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं वह स्वीट पोटैटो है, मेजे है, इस तरह से यहाँ पे ये लोग उगाते हैं और उसको बहुत दिनों तक जो है सुरक्षित रखते हैं। दूसरा है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और तीसरा है कॉमर्शियल फार्मिंग। अब हम दूसरा बताएंगे आप लोगों को इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है। इसमें बच्चों क्या होता है कि जैसे हम अपने यूपी को ही लेते हैं, उत्तर प्रदेश जैसे जहाँ पे बहुत ज्यादा जनसंख्या होती है, जैसे यूपी है, बिहार है और महाराष्ट्र है, इन सब जगहों पर क्या होता है कि जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती जाती है तो जो लैंड का यानी जो भूभाग होता है वह जो है जैसे उसका जो उत्तराधिकारी होता है, उत्तराधिकारी के बढ़ने के साथ ही वह टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। वह भूमि क्या होती है, टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो जाती है और उस पे ये लोग क्या करते हैं कि जो कृषि कार्य इन जगहों पर किया जाता है उन्नत किस्म का बीज का प्रयोग करेंगे और अच्छी खादों का प्रयोग करेंगे और ज्यादा से ज्यादा उस छोटे से भूभाग में कृषि को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह की जो कृषि होती है वह अधिकतर जो डेंस पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं, जो स्टेट्स होते हैं, वहीं पे इस प्रकार की खेती का कार्य किया जाता है। बच्चों आज इस अंक में इतना ही और इसका जो तीसरा आपका है कॉमर्शियल फार्मिंग, इसको लेकर के फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू।